हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो चलिए देखना शुरू करते हैं 2 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस। तो जैसा कि हमने देखा कि कल 1 फेब था और वहाँ पर काफ़ी कुछ हमने देखा कि किस तरीके से अभी बजट आया है। तो आज के न्यूज़पेपर में सारी ही बातें न्यूज़ बजट से रिलेटेड हैं कि क्या क्या चीज़ें बजट में बताई गई हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ आ रही है कि मेजर बूस्ट टू द एक्सपेंडिचर कि एक्सपेंडिचर को क्या क्या मेजर बूस्ट मिले हैं। सिग्नलिंग इंटेंट टू द रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म लिए गए हैं। जो स्ट्रेटेजिक सेल्स देखने को मिला है कि कहाँ कहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन लेके आ रही है, किन किन चीज़ों को वो बेच रही है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को भी डिसइन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज को भी डिसइन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने हमारे बजट में आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया है विलिंगनेस टू पुश द फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा, कितना घाटा हो रहा है, यानी आपका एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है आपके रेवेन्यू से, आप कितना ज़्यादा खर्चा है और पैसा कितना कम आ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट अभी 9.5 चल रहा था जीडीपी का, अभी उसको बोला जा रहा है 6.8% रहेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। ग्रेट वेल बजट, ठीक है, काफ़ी अच्छा बजट बताया जा रहा है। बिग स्पेंडिंग पुश ब्लेंडेड विद बोल्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म, और बोला जा रहा है कि एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन, बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म्स लिए गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अगर बात करूँ बजट की, तो ये देखिए इस बार ये पहली बार जो डिजिटल बजट पेश किया गया था। कैसा बजट था ये? डिजिटल बजट। इससे पहले क्या होता था, ऐसा ही बही खाता होता था जिसमें कि जो पेपर फॉर्मेट में बजट हुआ करता था, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था। लेकिन इस बार कोविड था, इसलिए पहली बार हम क्या देख रहे हैं कि डिजिटल टैबलेट के थ्रू सारा का सारा बजट पढ़ा गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ठीक है। और ये इनका सेकंड, आप कह सकते हो सेकंड बार ये दे रहे हैं बजट का स्पीच, और ये फर्स्ट ऐसी वुमेन है जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री और वो बजट पेश करी। इनसे पहले कौन था? इंदिरा गांधी थी। कौन था? इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, वो क्या थी? पीएम थी, ठीक है। तो एज अ वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ये फर्स्ट लेडी थी जो बजट पेश कर रही थी। और सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया, 10 बार से ज़्यादा, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, ठीक है। तो ये कुछ बजट से रिलेटेड बातें हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एफडीआई हाइक कर दी गई है 74%। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें पहले 49% एफडीआई हुआ करता था, अभी उसको रेस कर दिया गया 74% तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब जो बाहर से लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, और जो गवर्नमेंट का स्टेक था वो कम हो जाएगा। अगर 74% बाहर के लोग रहेंगे उसमें, तो उनका से ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं और उनकी ही बात मानी जाएगी, ठीक है। तो 49 से 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस में। हमने देखा किस तरीके से अभी एलआईसी को भी अभी आईपीओ निकालने की बात की जा रही है। आईपीओ निकाल देंगे तो क्या होगा, ये एक पब्लिक कंपनी हो जाएगी, फिर इसके भी आप शेयर्स खरीद सकते हो और ये लिस्ट कर दी जाएगी सेंसेक्स या निफ्टी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा खासा आप कह सकते हो कि बजट दिया गया है हेल्थ सेक्टर को। काफ़ी कुछ इसमें भी नया लाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत इनिशिएटिव लाया गया है। पिछले आने वाले 6 सालों में इसमें 64 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, और हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें हेल्थ में 137% इंक्रीज देखने को मिला है। 137% काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा कोविड में किस तरीके से जो हमारा हेल्थ सेक्टर था वो कितना क्राइसिस में चला गया और कितनी बुरी हालत हुई थी। तो एक अच्छा सीख हमने सीखा है कि किस तरीके से जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा फोकस है प्रिवेंटिव हेल्थ पे, क्यूरेटिव हेल्थ पे और वेलबींग पे। प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। हम हमेशा बुखार होने के बाद या तबीयत बिगड़ने के बाद ही दवाई लेते हैं, क्यों ना हम उसको प्रिवेंट करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो ताकि हम बीमार ही ना हो और हमें दवाइयों के ऊपर खर्चा करना ही ना पड़े, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो उसके ऊपर अभी सोचा जा रहा है। और यहाँ पर जो फाइनेंस सेक्टर है, अभी देखिए वहाँ पर बैड बैंक लाने की बात की जा रही है कि जो हमारे एनपीएज हो गए। एनपीए क्या होता है? जब कोई भी लोग बैंकों से लोन उठा लेते हैं और फिर उसको रिटर्न नहीं करते हैं 90 डेज तक, तो वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उसके लिए ही, उसकी रिकवरी के लिए बैड बैंक का कंसेप्ट है। तो इसको भी अभी लाने की बात की जा रही है कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, एआरसी या एएमसी, ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो कि फोकस करेंगे किस तरीके से जो हमारे एनपीएज है उनको रिकवर किया जाए, और जितना भी बैलेंस शीट बिगड़ा है बैंकों का उसको सुधार किया जाए। और एक चीज़ नई लाई गई है डीएफआई। डीएफआई क्या है?
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहेगा, तो ये क्या करने वाला है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो उनको लोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारा ही पैसा वो घर से तो लगाएंगे नहीं, तो सारी चीज़ों को होने के लिए आप कह सकते हो कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक को डाइवेस्ट करने की बात की जा रही है उसके ऊपर है ये। और 74% तक इंश्योरेंस का FDI ओपन कर दिया है कि 74% तक आप स्टेक ले सकते हो। तो पहले पेज पे सारी ये बातें हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पेज पे और थोड़ी डिटेल्स में वही सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ये थर्ड पेज पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे ये देखिए ये सारी साइट्स दिखा रहे हैं अभी किस तरीके से जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा एक ख़राब नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से थोड़ा वायलेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अभी ख़राब स्थिति देखने को मिल रही है वहाँ पर। चलिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पेजेस को फटाफट देख के आगे बढ़ना होता है। हर एक न्यूज़ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वरना आप पूरा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब इलेक्शंस आर बाउंड स्टेट गेट एन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन दी बजट। जो स्टेट्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो यहाँ पर उनके लिए भी सोचा गया है और काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। वेस्ट बंगाल की बात की गई, आसाम की बात की गई, तमिलनाडु, केरला की बात की गई। तो इन सारे स्टेट्स में अच्छे खासे हाईवेज़ की बनाने की बात की गई है, मेट्रोज़ की बात की गई है, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स के ऊपर भी फोकस किया है और अच्छा पुश दिया गया है बजट में इन सारे स्टेट्स को भी, ठीक है। तो देखिए मदुरई कोल्लम कॉरिडोर है, चित्तूर थाचूर कॉरिडोर है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये सारे हाईवेज और कॉरिडोर्स बनाने की अलग अलग ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं इनमें बात की जा रही है। ये खड़गपुर टू दनकुनी है जो वेस्ट बंगाल में, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की बात की जो भुसावल इन महाराष्ट्र टू खड़गपुर टू धनकुनी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। और मुंबई टू कन्याकुमारी कॉरिडोर इन केरला, ठीक है, ये कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। सेकंड फेज ऑफ कोच्चि मेट्रो, फिर चेन्नई मेट्रो, फिर APMCs वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने की बात की गई है अभी बजट में। फ्लैगशिप स्कीम बिग हाइक इन द फाइनेंशियल एंड हेल्थ सेक्टर। तो देखिए जो फाइनेंस सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्कीम्स लाई गई हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। और फाइनेंस सेक्टर में भी काफ़ी कुछ DFI यानी कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ताकि अच्छे से लोगों को लिक्विडिटी मिल सके और वो जो उनको प्रोजेक्ट बनाना है उसको बना सके और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सके और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके। अब यहाँ देखिए विल डिप्लॉय ऑल रिसोर्सेज टू फाइंड परपिट्रेटर्स। जिन्होंने भी अभी हमने देखा कि दिल्ली में जो इजराइल एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हो गया था, तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम अच्छे से इसकी जांच पड़ताल करेंगे ताकि ये कैसे इसके पीछे कौन शरारती तत्व है उनकी हम पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। ऐसा भारत ने आश्वासन दिया है इजराइल को। ये इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो ये काफ़ी ख़राब इंसिडेंस देखने को मिला है कि एक दूसरे देश का जो एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हमारे देश में हो रहा है, जबकि वो पर्टिकुलर देश का अन्य जो ईरान के साथ बताया जा रहा है कि जो उनका इशू चल रहा है उसकी वजह से ये अटैक था और इंडिया का इसमें कोई रोल भी नहीं था, फिर भी यहाँ पर अटैक देखने को मिला है। और ये देखिए पुअर इंटरनेट की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं और इससे पता चलता है कि कितना डिजिटल डिवाइड है हमारे भारत में, ठीक है। एक तरफ जहाँ बहुत से लोगों को आसानी से इंटरनेट की सुविधा है, वहीं बहुत से आप कह सकते हो अंडर प्रिविलेज बच्चे भी हैं जिनको इतनी ईजिली डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी मेजर इशू है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आगे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें बजट को, अब आगे पूरा ही बजट डिस्कस किया गया है। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर की बात की गई, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 16.7%, ठीक है। तो रेवेन्यू को इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राइज होगा, ये सारी बताई गई हैं। नेट बोरोइंग इज एस्टिमेटेड टू कम डाउन टू 10 लाख करोड़, जो नेट बोरोइंग है वो कम की जाएगी फ्रॉम 12 लाख करोड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। 15 फाइनेंस कमीशन एज रिकमेंडेड 41% टैक्स, पहले
15th जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, 15th फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में आती है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन है NK सिंह, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो पहले जो हमारा 15th कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि जो स्टेट है उसको 42% ऑफ दी जो टैक्स है वो देना चाहिए, लेकिन अभी हमने क्या किया है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि 42 नहीं 41% ही दो, और जो 1% है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को डेवलप करने में लगाओ, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है 15th कमीशन की, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखें तो फाइनेंशियल ईयर फिजिकल डेफिसिट टारगेट एट 6.8%। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है, फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी अप्रैल 1 2021 से मार्च 31 2022, ठीक है। आशा करता हूँ आपको फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता होगा, आप उसको समझ पाते होंगे। तो बोला जा रहा है कि अभी जो 9.5% चल रहा था हमारा फिजिकल डेफिसिट, वो आने वाले वर्ष में 6.8% तक रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कितना सही रहता है। चलिए आगे देखें। देखिए यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन की बात की गई कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको हम 41% देंगे, और ये नॉन लैप्सेबल फंड रहेगा। नॉन लैप्सेबल मतलब कि नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द डिफेंस, की जो डिफेंस है उसको नॉन लैप्सेबल रखा गया। तो अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो यहाँ पर जो नॉन लैप्सेबल फंड की बात की जा रही है, जो फंड रहेगा वो नॉन लैप्सेबल रहेगा। मतलब कि अगर पहले 100 रुपये दे दिए गए थे और उसमें सिर्फ 50 रुपये ही इस्तेमाल किए गए हैं, तो बचे हुए 50 रुपये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, और अगली बार जब 100 मिलेंगे उसमें 50 जुड़ जाएंगे, यानी अगली बार 100 + 50 मिलाकर 150 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉन लैप्सेबल फंड, ठीक है। डिफेंस में वो उसकी बात की जा रही है। तो ये हो गई 15th फाइनेंस कमीशन की बात। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। और देखिए मैक्रो की बात की जा रही है कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर सारी बातें की गई हैं। तो पहली बात की गई है विद द एम टू इंसेंटिवाइज डिजिटल ट्रांजेक्शन। अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन को इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है। एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन एग्जाम्पशन फ्रॉम द टैक्स ऑडिट लिमिट डबल टू ₹10 करोड़ टर्नओवर फॉर द कंपनीज। यानी बहुत सारी कंपनीज को जो काफ़ी दिक्कतें रहती थी उससे भी थोड़ी रियायत देने की बात की गई है, और सब कुछ डिजिटल करने की बात की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटली लाई जा सकें। एक्सटेंशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडेज एंड कैपिटल गेन्स, एग्जाम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अभी रियायत देने की बात की गई। जो कैपिटल गेन्स का एग्जाम्पशन होता था, कैपिटल गेन्स यानी किसी भी चीज़ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम गेन प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना होता था ना, तो उसके भी एग्जाम्पशन की बात की जा रही है। हैज़ बीन प्रपोज अ टैक्स हॉलीडे अलाउ स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनीज टेम्परेरी टैक्स रिडक्शन और एलिमिनेशन टू इंसेंटिवाइज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो जो स्टार्टअप है उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए जितनी भी पहले काफ़ी उनके ऊपर भी बर्डन होता था, काफ़ी कॉम्प्लायंसेस रहते थे, उसको भी थोड़ा रिड्यूस किया गया है। टू सॉल्व दी बैड डेप्थ इशू द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू स्ट्रेंथन दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पर केस जाता है जब आप कह सकते हो कि कुछ कंप्लायंस फॉलो नहीं किया जाता है और कुछ इश्यू हो जाता है, और जब यहाँ पे भी केस नहीं सॉल्व होता है तो नेशनल कंपनी अपीलिएट लॉ ट्रिब्यूनल रहता है, ठीक है। तो अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। यहाँ भी नहीं सॉल्व हो पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो ये पूरी हायरार्की चलते रहती है। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, और बोला गया वाइल ऑल्सो वर्किंग ऑन दी अल्टरनेट मेथड डेप्ट रिजोल्यूशन, और दूसरे भी मेथड के ऊपर बात की जाएगी। और स्पेशल फ्रेमवर्क फॉर MSME शाल ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस। तो MSME के लिए अलग से कुछ बात की जा रही है। अब देखिए गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन विच इट विल कंटिन्यू टू हैव सम प्रेजेंस। तो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट अपना प्रेजेंस अभी भी बना के रखेगी। डिसइन्वेस्टमेंट पुश, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, 1 इंश्योरर को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। डिसइन्वेस्ट मतलब बेच देना था, ठीक है, यानी उसमें अपना स्टेक कम कर देना। 50% से कम स्टेक होल्डर रहेगी गवर्नमेंट, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा ही बेचे, कम भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसे अगर कम बेचेगी, 50 से कम बेचेगी और 50 से ज़्यादा सरकार के पास रहेगा, तो भी मेजर पोर्शन सरकार के पास रहेगा। लेकिन जब 50 से ज़्यादा बेचती है तब उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स दूसरे को बेच दिए हैं, यानी सरकार उसमें माइनॉरिटी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात बताई गई है। सेल्फ रिलायंस पुश ड्यूटीज हाइक ओल्ड एग्जाम्पशन टू बी रिवाइव, ठीक है। जो ड्यूटीज़ हैं यानी हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई है ताकि इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल जाए, और सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया जाए। सेल्फ रिलायंस, जब बाहर से सामान ही महंगा आएगा तो लोग सामान कम मंगाएंगे और खुद के देश में ज़्यादा बनाने के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ
इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। अब यहाँ पर बात की जा रही है जो सेफ्टी है उसके ऊपर, जो ESIC है और अदर सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी है, नेट टू कवर द गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी यानी कि जो आप कह सकते हो फिक्स नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है काम और स्विच करते रहते हैं यहाँ वहाँ, जैसे ओला उबर ये सब हो गए, ठीक है। लॉ ऑन मिनिमम वेजेस टू अप्लाई टू वर्कर ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरी के वर्कर के लिए लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस को अप्लाई किया जाएगा, इंक्लूडिंग दोज एसोसिएटेड विद द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वुमेन कैन वर्क इन ऑल कैटेगरीज एंड ऑल्सो इन द नाइट शिफ्ट विद द एडेक्वेट प्रोटेक्शन, तो वुमेन्स के लिए भी बात की गई है। पोर्टल दैट वुड कलेक्ट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और गिग इकॉनमी के लिए पोर्टल बनाने की बात की गई है जहाँ पर कंप्लेन वगैरह की जा सके और एक प्रॉपर ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को वहाँ पर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें की गई है। अब देखिए अगर हम एडिटोरियल पोर्शन देखें तो यहाँ पे पहली बात की जा रही है अ बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू द गैलरी, कि काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म लिया गया है, काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया गया है अगेंस्ट अ फ्रॉड बैकड्रॉप ऑफ द कोविड डिस्ट्रेस एंड फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बावजूद भी जो बजट 21-22 आया है वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन था, काफ़ी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट था, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर पूरी बातें की गई है कि किस तरीके से क्या क्या बजट में रहा है, जैसे कि बजट 21-22 है, विल रैंक पॉलिटिकल बोल्डेस्ट बजट है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है, ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और यहाँ पर पॉपुलिस्टिक स्टेप नहीं लिया गया बल्कि वही स्टेप लिया गया जो नेशन को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात की गई जिसके तहत 6,000 रुपये फार्मर को दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। उसकी बात की गई है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही थी और उसका क्या बेनिफिट होगा और उसको आगे किस तरीके से लेके चलना है। नॉर आर एनी कट फॉर और कंसेशन फॉर इनकम टैक्स पेयर, दिस इज सिग्निफिकेंट गिवन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है। फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है यानी सरकार की इतनी यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव इमेज पेश हुई है, उसके बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो बजट लेके आना, इसलिए काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सरकार की। तो ये सारी बातें बताई गई हैं और आगे ये भी बताया गया है कि ये बजट के बाद किस तरीके से जो सेंसेक्स है वो 5% उछाल मारा था, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी आप कह सकते हो कि कैपिटल के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही थी कि ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट कम आए, और जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा देंगे, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं की, तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उन्होंने अच्छे से इन्वेस्ट किया है, इसलिए सेंसेक्स 5% उठ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। आगे देखें तो अभी बात किया जा रहा है कैपिटल स्पेंडिंग दैट इज स्लेटेड टू गो अप 26% टू 5.54 लाख करोड़, ठीक है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल स्पेंडिंग है वो 5.54 लाख करोड़ की होगी इस पर्टिकुलर बजट में, और जो ओवर द करंट फिजिकल ईयर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 4.39 करोड़, जो रिवाइज एस्टिमेट है इतना था 6.6% हायर देन द ओरिजिनल प्रोविजन, ठीक है। तो पहले का रिवाइज एस्टिमेट दिया जा रहा है। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, एक होता है बजट एस्टिमेट, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है और एक होता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब ऑडिट करने के बाद कितना निकल के आता है। बजट एस्टिमेट यानी हम एस्टिमेट अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि अभी हम अंदाज़ा लगाने, और ये रिवाइज एस्टिमेट यानी अभी 1 साल बाद हम रिवाइज देखेंगे कि हाँ एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ, कितना कहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया और हमने क्या प्लानिंग की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी हम 2020-21 का रिवाइज एस्टिमेट हमारे पास डाटा होगा और हम 21-22 का क्या कर रहे हैं, बी प्लान कर रहे हैं, यानी बजट एस्टिमेट प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आगे देखें तो और क्या बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली सारा ही यहाँ पर अभी जो बजट है उसको ही डिस्कस किया गया है डिटेल में। देखिए यहाँ पर वही बात की गई, जो इंश्योरेंस है FDI की लिमिट बढ़ा दी गई है, 49% से अभी 74% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें अलाउ की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, जैसे गेल है, IOCL है, HPCL है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेगेट कॉरिडोर बनाने की बात की गई है रेलवेज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएशन हो सके। एसेट क्रिएशन के बाद ही लोगों को ज़्यादा जॉब मिलती है और ज़्यादा डेवलपमेंट पर्टिकुलर नेशन का हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए फार्म सेक्टर की बात की गई कि किस तरीके से जो फार्मिंग सेक्टर वहाँ पर सब्सिडीज़ दी जाती है, फर्टिलाइज़र में दी जाती है, फूड में दी जाती है, तो इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिरता है। और जो फर्टिलाइज़र्स है, सब्सिडी क्या होती है, देखिए जैसे कि उन्होंने रेट को सब्सिडाइज़ कर दिया। अगर 100 रुपये का फर्टिलाइज़र का पैकेट है तो गवर्नमेंट क्या है कि 50 रुपये हम आपको देंगे और आप जो है 50 रुपये में ही आगे किसान को ये दे दीजिए, ठीक है। तो इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और जो सस्ता हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र
लोग खरीदने लगते हैं, उसकी ब्लैक ट्रेडिंग भी होने लगती है, इलीगली भी इधर उधर जाने लगता है, ठीक है। तो उससे अभी उसके ऊपर भी बात की किस तरीके से इसको कब करना है, और फिर जो आप कह सकते हो एक मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र का फिर इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी इतना सही नहीं है, जितना फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फर्टिलिटी भी जो सॉइल की है वो कम होने लगती है। और यहाँ पर देखिए म्यांमार की बात की जा रही है कि किस तरीके से अभी जो म्यांमार है वहाँ पे कू देखने को मिल रहा है, जो आर्मी है वहाँ उसने वहाँ पर कू कर दिया, और जो वहाँ के जो लीडर थी, जो इलेक्टेड लीडर थी आंग सान सू की, ठीक है, उनको भी डिटेन कर दिया, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट, ये भी डिटेंशन में, ठीक है। तो ये सारे लोग अभी वहाँ पर डिटेंशन में चल रहे हैं, वो जो वहाँ के मेन डेमोक्रेसी को लेकर चलने वाले थे, और अभी वहाँ के जो मिलिट्री लीडर हैं उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें म्यांमार में देखने को मिल रही हैं। अगर म्यांमार को देखें तो म्यांमार कहाँ है, पहले देखिए बात करें अगर म्यांमार की, तो ये देखिए ये रहा म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश के किनारे हैं, और ये हमारे उससे कनेक्टिंग देश हैं, और कनेक्टिंग स्टेट्स हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिए हो गया म्यांमार, कैपिटल है नैपिताओ, ठीक है। यहाँ पर लाओस देखो जो एक लैंडलॉक कंट्री है, ये थाईलैंड हो गया, बैंकॉक कैपिटल है। यहाँ पर ये वियतनाम हो गया, ये कम्बोडिया हो गई, वियतनाम की कैपिटल ये क्या है, हो ची मिन सिटी, ये इसकी कैपिटल तो नहीं है। देखिए कैपिटल दिखाता हूँ मैं आपको, पढ़ना चाहिए तो आप कैपिटल मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसकी क्या कैपिटल है। हनोई है, वियतनाम की कैपिटल वैसे हनोई है, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा हनोई कहाँ पर है, यहीं कहीं होना चाहिए, और जूम करना होगा, ठीक है। ये देखिए हो गया कम्बोडिया, थाईलैंड, ये किसकी कैपिटल है, वियन ताई, ठीक है, लाओस की कैपिटल हो गई ये वियन ताई, ये कम्बोडिया है, या फिर एक, और ये वियतनाम है, और ये कौन सा ओशियन है, ये यहाँ पर इंडियन ओशियन हो गया। और यहाँ पर डिस्प्यूट किसका चलता है, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चलता है, ठीक है। देखिए साउथ चाइना सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ये सारे ही लोग यहाँ पर पर्टिकुलर अपना जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसको लेके एक दूसरे से विवादों में घिरे रहते हैं। ये चाइना हो गया, यहाँ हांगकॉन्ग है, यहाँ पर वन कंट्री टू सिस्टम वाला सिस्टम फॉलो होता है, कि इसको बोला जाता है कि ये चाइना के अंदर लेकिन सिस्टम अलग चलता है। वैसे ही ताइवान का भी अभी चाइना के साथ सिस्टम काफ़ी ख़राब चल रहा है दोनों के बीच में। अभी ताइवान कह रहा है कि वो आज़ाद हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और एज अ ताइवान ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ पर साउथ कोरिया हो गया, येलो सी हो गई, ये ईस्ट चाइना, ये जापान हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हमने सारे कुछ आजू बाजू में जितने भी कंट्रीज है सारे ही देख लिए। चलिए देखते हैं अभी आगे न्यूज़ क्या है। चलिए आगे अगर हम देखें, ये वाला आर्टिकल भी बात करें कि किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है और क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारी इकॉनमी जो है वो 24% नेगेटिव में चली गई थी, फिर एक क्वार्टर आया जहाँ 7.5% नेगेटिव में गई थी, फिर हम धीरे धीरे उठना शुरू हुए, उसके बाद हमारी इकॉनमी थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिली है, और उसके बाद ऐसे काफ़ी एक बोल्ड बजट लेके आना, काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए। ये कह रहे हैं ये कि बाय एक्सीडेंट और डिज़ाइन इंडिया हैज़ मैनेज टू ब्रेक द लिंक बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द मोबिलिटी, ठीक है। जो इन्फेक्शन है उसको हमने कोविड को किस तरीके से टैकल किया है वो सारी बताई गई हैं, किस तरीके से जो नई वेव आ रही है उसको हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। सेकंड बात की जा रही है कि इन द रीसेंट शिफ्ट इन द गवर्नमेंट फिजिकल स्टांस आफ्टर डिलेइंग फॉर नियरली 6 months द गवर्नमेंट बिगेन टू स्पीड अप स्पेंडिंग इन दी सितंबर, ठीक है। अभी सितंबर में स्पेंडिंग को स्पीड अप करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो जब क्योंकि जब स्पेंड करेगी गवर्नमेंट तभी इकॉनमी में पैसा आएगा, तभी लोग के हाथ में पैसा आएगा, और तभी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तब जाके ही इकॉनमी बढ़ेगी, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई। अंडरलाइंग दी स्ट्रॉन्ग हेडलाइन रिकवरी इन दी ग्रोथ इम्बैलेंस इन द इकॉनमी है वाइडन सिग्निफिकेंटली द स्कारिंग इन द लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट है उसमें काफ़ी डर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्राइवेट सर्वे पॉइंटिंग टू स्टैगरिंग 18 बिलियन जॉब लॉसेज, ठीक है। 18 मिलियन जॉब लॉस हो गए थे, एंड लाइकली डैमेज टू हाउस होल्ड, एसएमई बैलेंस भी, शीट बैलेंस बिगड़ गया था सबका, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनीज रोज टू 30% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है, according to RBI, which implies a disproportionate large decline in the household and SME income if overall GDP fell 7.5%। मतलब बेसिकली वही बात बताई गई कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ था और सारी चीज़ें बिगड़ती चली गई थी, सबका ही नुकसान हुआ था। ये सारी बातें बताई गई हैं, और उसके बाद अभी ये स्टेप्स लिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि इकॉनमी को वापस से पटरी पर लाया जा सके। दस द इकॉनमी हैज सिंप्लीफाइड द बजटरी चॉइसेस विद द इकॉनमी रिकवरिंग एंड द इक्विटी मार्केट सर्जिंग, टैक्सेस एंड प्राइवेटाइजेशन वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू राइज, ठीक है। कि अभी प्राइवेटाइजेशन भी राइज करने की बात की, जैसे कि हमने देखा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एक इंश्योरेंस को
प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको भी अभी किस तरीके से कम करना है उसके ऊपर भी सोचने की बात की गई, तो ताकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर जो बर्डन आता है उसको भी कम किया जाए। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स लिए गए हैं। चलिए देखिए आगे आगे क्या बात की जा रही है। आगे अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है इसमें, कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर में R&D है उसको किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट किया जाए। R&D नीड अटेंशन, सब्सिडी बायस मस्ट बी करेक्टेड, और जो सब्सिडी है उसको कुछ कम करना चाहिए। ये बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं। देखिए आर्टिकल वैसे कह रहा है कि जो एलोकेशन फॉर R&D इज अ मियर 8,514 करोड़ की। R&D में बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। इनफैक्ट जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में R&D को बढ़ाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि R&D जब होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या किया जा सकता है ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, तो R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और भारत में एग्रीकल्चर में R&D के ऊपर बहुत ही कम इन्वेस्ट किया जाता है, इतना कम कि बहुत सारी प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी इससे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है R&D डिपार्टमेंट को। यहाँ पर जो राइटर है उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो सब्सिडी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। चलिए आगे देखें तो आगे वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि जो जॉब्स वेलफेयर है वो थोड़ा सा मिसिंग रह गया, क्योंकि जो बजट जो फेल है, तो टू गिव प्रायोरिटी टू बूस्टिंग जॉब स्पेशली फॉर वुमेन, इम्प्रूविंग प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द बॉटम 30%। जो निचले स्तर के अंत्योदय जिन्हें हम कहते हैं, यानी जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर शिकायत है ऑथर की। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट लाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बात की जा रही है मनरेगा की, किस तरीके से जो मनरेगा का हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर जब कोविड-19 हुआ था तो गाँव में मनरेगा का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया था ताकि लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर सपोर्ट मिल सके। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हम बात करें जो आंगनवाड़ी हैं, आशा है, ANM है, इनकी भी काफ़ी, आप कह सकते हो काफ़ी फोकस नहीं किया गया है, और इनको भी एक अच्छा पे मिल सके, अच्छा इनका लिविंग हो सके, उसके लिए भी कुछ आगे स्कीम लाना चाहिए था, उसको भी ग्रो करना चाहिए था, लेकिन वो भी चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, और अगर ये वाला आर्टिकल देखें तो ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रिलाइंग ऑन द ग्रोथ अवेयर ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन इन बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट इज केयरफुली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट टू टेक इकोनॉमी बैक टू प्री पैंडेमिक। तो किस तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अच्छे स्टेप्स ले रही है और सही चीज़ें कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड सब्सिडी की बात की गई, जो बात हम पहले भी कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे हर आर्टिकल में। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई। ऑफ बजट डेफिसिट की बात की गई कि बजट के बाहर भी लोग, जैसे कि जो चीज़ें बजट में नहीं मेंशन है उसके बाहर जाकर भी हम आप कह सकते हो कि बोरोइंग करते हैं, तो वो ऑफ बजट डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, IMF ने हमारी जो रैंकिंग है, जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव की, मतलब पहले कह रहा था कि जो फाइनेंशियल 2020 है उसके लिए 5% रहेगा, लेकिन जो 2020 के हिसाब से जो पहले कह रहा था 2.4% रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसने रिवाइज की है कि जो GDP है वो 5% रहेगा, पहले 2.5% कह रहा था, तो अभी थोड़ा सा बेटर पिक्चर देखने को मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। और जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे स्कीम्स ला रही है ताकि जो इकॉनमी है वो बैक टू दी पेंडेमिक जैसी थी वैसी हो सके। जो कोविड टैक्स है वो सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बात की गई कि किस तरीके से जो आप कह सकते हैं जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, और ताकि कोविड से लड़ने को एक मिल सके। तो काफ़ी चीज़ों को लेकर जो गवर्नमेंट है उसने
और यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाथ सही तरीके से अपना पीछे रखा है, और ऐसा नहीं कि सारा ही बर्डन जो कैपिटलिस्ट है उनके ऊपर डाल दिया, ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें और लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिले। इसलिए तो हमने देखा किस तरीके से सेंसेक्स 5% उठ गया है, ठीक है। फिर न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट मिल सके लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और तो फिजिकल डेफिसिट रेशियो 4.5% का ऑफ द GDP, इसकी बात की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक 4.5% रहना चाहिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आ सके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में और यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सके और यहाँ से फिर ज़्यादा जॉब जनरेट हो और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जा सके, ठीक है। अवेयर ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन इन बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, की डिमांड बढ़ाने में हमारी क्या कमियाँ हैं वो सब जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सही सपोर्ट किया इंडस्ट्रीज को भी और कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। कंटिन्यूइंग द चेंज, बजट बैलेंस नेक्स्ट क्वार्टर विद द नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी, ब्लेंड प्रूडेंस एम्बिशन। तो यहाँ पर भी बेसिकली सारी बजट की बातें की गई हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई हैं। जैसे कि अभी 6.8% डेफिसिट की बात की गई कि ये रहेगा, और पहले 9.5% की बात की जा रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 5.5 लाख करोड़ करने की बात की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ताकि उससे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। क्रेडिट टू GDP रेशियो की बात की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट टू GDP रेशियो होना चाहिए ताकि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी रहे, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई हैं। और जो 74% तक FDI को अलाउ करने की बात की गई है। न्यू हायर एजुकेशन कमीशन की बात की गई है, ठीक है, ताकि इसको लेके आएंगे ताकि हायर एजुकेशन में जो भी परिवर्तन करना है उसको की जाएगी। फिर अप्रेंटाइसशिप एक्ट के बारे में बात की गई, किस तरीके से लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए अप्रेंटाइज किया जाए। स्किल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए जो 75 के एज वाले लोग हैं और जिनकी पेंशन आती है, जिन्होंने कुछ सेविंग करके रखी है, उनको अब से टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको मतलब रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा कमाने वाले हैं, जो हाई वर्थ इंडिविजुअल है, उनको ज़रूर भरना है, ठीक है। ये खाली जो उनके लिए जो कुछ अब अर्न वर्न नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर रिलीफ है। और यहाँ पर कुछ स्टोरीज है कि किस तरीके से लोगों ने पेंडेमिक को फेस किया है। एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात की गई है, किस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो देखिए विद रिकवरी टेकिंग रूट, जॉब स्कीम आउटले 73,000 करोड़, एलोकेशन ऑफ 73,000 करोड़, गवर्नमेंट कैन पुट मोर मनी इनटू डिमांड बेस्ड प्रोग्राम व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं कि जब रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए जा सकते हैं। नरेगा वगैरह की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए और एग्रीकल्चर को थोड़ा कम यहाँ पर सपोर्ट दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए रिडक्शन इन दी एग्रीकल्चर बजट, लोअर स्पेंडिंग अंडर PM किसान, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर का बजट है उसको थोड़ा कम किया गया है, वहाँ पर इतना ध्यान नहीं किया गया है। और जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र पे उसको 50 बैग तक बोला गया है। 50 बैग के ऊपर आप नहीं फर्टिलाइज़र ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी फर्टिलाइज़र्स की। और यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है, 6,000 करोड़ एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात की गई है। स्कूल एजुकेशन टेक बिगेस्ट हिट, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी अच्छा बजट एलोकेट किया गया है, ठीक है। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की बात की गई है, हेफा। अब यहाँ से पहले कहाँ से आता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पैसे वगैरह आते थे ना, लेकिन अब ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। केंद्रीय विद्यालय की बात की गई, मिड डे मील के ऊपर अच्छा खासा स्पेंड किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की बात की गई है। नवोदय स्कूल है जो रेसिडेंशियल मॉडल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा एजुकेशन में भी किया जा रहा है। और जो पोल्यूशन से डील करने के लिए 42 अर्बन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी मिलियन प्लस लोग रहते हैं। वहाँ पर ऐसे 42 सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि जो एयर पोल्यूशन है उससे डील किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जो मिशन पोषण 2.0, यानी इसके तहत हम न्यूट्रिशन की लिए काम करेंगे, किस तरीके से बच्चों को, वुमेंस को न्यूट्रिशन पहुँचाया जाए, ठीक है। और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, इसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा, किस तरीके से जो वुमेन है, वो चाइल्ड है, इनको हम किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं, इसको किस तरीके से और बेहतर बनाएं। आंगनवाड़ी सर्विसेज है, पोषण अभियान है, ठीक है। एडोलसेंट गर्ल के लिए जो स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डिफेंस की बात यहाँ पर की जा रही है कि 4.78 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर डिफेंस, कैपिटल आउटले अप 19%, ठीक है। डिफेंस की यहाँ पर बात की गई कि डिफेंस में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया, पिछले 15 सालों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। और 100 सैनिक स्कूल की भी बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि किस तरीके से जो कैपिटल
एक्सपेंडिचर है इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर बात की गई है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, यानी जब इंफ्रा बनेगा, इंफ्रा बहुत प्रोडक्टिव होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है और वो उससे जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे लिंक होती है। जब कोई इंफ्रा बन जाता है तो उससे इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती है। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई, इसने काफ़ी हेल्प किया है लोगों को ड्यूरिंग द पेंडेमिक। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है उसके लिए भी काफ़ी यहाँ पर बात की गई है, उसके लिए भी एलोकेट किया गया। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम में भी हाईवे वगैरह बनाने की बात की गई है, अलग अलग कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की यहाँ पर बात की गई है। जो पर्सनल व्हीकल है वो अब से 20 साल के बाद उसका फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स होंगे वहाँ पर जाके, कमर्शियल व्हीकल है उसको 15 साल ही अलाउ किया जाएगा। उसके बाद इनको आप स्क्रैपिंग कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, रिसाइकल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई। यहाँ पर मार्केट्स की बात बताई गई है थोड़ी बहुत, कि किस तरीके से मार्केट के ऊपर बात की गई है। जो FDI वगैरह है, वो FPI वगैरह है, और यहाँ पर बजट को वही सब जो हमने डिस्कस किया उसको एक्सप्लेन किया गया दोबारा, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका इंटरव्यू है, स्पीच एक बार ज़रूर आप सुन लेना इनकी, जो इन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, ठीक है, वो ज़रूरी होती है। तो बजट का एक बार स्पीच सुन लेना। अब यहाँ पर देखिए जो म्यांमार में कू देखने को मिल रहा है, आंग सान सू की को यहाँ पर से हटा दिया गया और जो यहाँ के मिलिट्री लीडर थे उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो ये चीज़ अभी म्यांमार में देखने को मिल रही है। जो सोमालिया है, सोमालिया में भी अभी दिक्कत देखने को मिल रहा है, अटैक देखने को मिल रहा है, 9 लोगों को मारा जा चुका है वहाँ पर भी। ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया वो कह रहा है कि गूगल की जगह भी वहाँ पर बिंग रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है। थ्रेटन टू रिमूव इट सर्च इंजन फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। जो गूगल था वो कह रहा था कि वो अपना सर्च इंजन निकाल देगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम गूगल की जगह बिन इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि वो भी एक सर्च इंजन ही है। तो बेसिकली यही था आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।